किसी इंसान को इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, उसे अपने जीने पर पछतावा हो, क्योंकि ऐसा इंसान ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और अगर बात उसके रंग की हो तो वो और भी भयानक कदम उठा सकता है। आज के इस कलयुग में हम ऐसी ही एक कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं। शहर के एक बड़े से कॉलेज में एक दिव्या नाम की लड़की पढ़ने आती थी। वो पढ़ाई में बेहद होशियार होने के कारण क्लास में हमेशा टॉप आती थी, पर वो हमेशा दुखी और अकेले रहती थी, और इसकी वजह थी उसका काला रंग। उसे अपने काले रंग से बहुत शर्म आती थी। क्लास में उसके साथ पढ़ने वाली बाकी लड़कियां भी उसके काले रंग से चिढ़ती थी। एक दिन कॉलेज छूटने के बाद जब दिव्या अपने घर जा रही थी, तब अचानक उसकी दो सहेलियां अंजू और नीता उसके सामने आ गई और उसका मजाक उड़ाने लगी। क्या बात है दिव्या रानी, आज बड़ी भागी भागी घर जा रही हो? कुछ नहीं, मुझे परेशान मत करो, जाने दो। अरे चली जाना, पर कुछ देर हमारे साथ थोड़ी बात तो कर लो। क्या पता बात करते करते हमारा गोरा रंग थोड़ा सा तुम पर भी आ जाए और तुम भी इतनी बदसूरत ना लगो। अंजू और नीता हंसने लगी। दिव्या को नीता की बात का बुरा लगा। अरे नहीं नीता, ऐसा भी तो हो सकता है कि बात करते करते इस काली का रंग हम पर आ जाए और हमारी खूबसूरती बिगड़ जाए। नहीं अंजू, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसका काला रंग तो एकदम पक्का है। मरते दम तक ये काला रंग इसके चेहरे से थोड़ा भी कम नहीं होगा। दोनों फिर से हंसने लगे। दिव्या को इस बात पर गुस्सा आ गया। तुम सब कितने बुरे हो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे कितनी तकलीफ होती है, इसका अंदाजा है तुम्हें? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। निकल अब, आई बड़ी तकलीफ बताने वाली। हाँ तो, और कल जरा अच्छे से रगड़ रगड़ कर नहाना, क्या पता शायद थोड़ा काला रंग निकल जाए। दोनों फिर से हंसने लगे। दिव्या रोती हुई वहां से चली गई। दिव्या रोती हुई अपने घर आई। घर में उसकी माँ भी थी। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्यों? टीचर ने कोई सजा दी? नहीं, वो बात नहीं है। फिर क्या बात है? क्लास की सभी लड़कियां मुझे मेरे काले रंग की वजह से चिढ़ाती हैं, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगी। दिव्या बेटा, ऐसा नहीं कहते, ये सब तो होता रहता है। तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दिया करो, तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। इतना कहकर माँ अपना काम करने के लिए अंदर चली गई। कोई मुझे नहीं समझता। मुझे इस बात की कितनी तकलीफ होती है, ये मैं किसको बताऊं? दिव्या वहीं रोती रही। कुछ दिन बाद दिव्या मुस्कुराती हुई कॉलेज आई। सब लड़कियां उसे फिर से चिढ़ाने लगी। दिव्या चुपचाप जाकर अपने बेंच पर बैठ गई। अंजू उसके बगल में आकर बैठी और उससे बात करने लगी। क्या हुआ, आज बड़ी खुश लग रही हो? कुछ नहीं हुआ, बस आज बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों, तुम गोरी होने वाली हो क्या? नहीं, उससे भी अच्छी बात होने वाली है। शायद सब कुछ ठीक होने वाला है। क्या ठीक होने वाला है और कैसे? वो सब मुझे नहीं पता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कुछ भी बोल रही हो। नहीं, पर वो सब छोड़, ये ले चॉकलेट खा, मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाए हैं। क्या बात है, चल, तेरा इस क्लास में आने का और मुझसे मिलने का कुछ तो फायदा हुआ। अंजू ने वो चॉकलेट ली और खा ली। वाह, बहुत अच्छी बनी है। और है? नहीं, अब मेरे पास नहीं है, लेकिन घर पर बहुत सारे हैं। ये सिर्फ टेस्ट के लिए लेकर आई थी। ठीक है, कल ज्यादा लेकर आना। अगले दिन जब दिव्या कॉलेज आई तो क्लास में सारी लड़कियां एक जगह जमा थी। दिव्या नीता के पास गई। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आ गई तू, कलमुही, तेरी ही कमी थी। लेकिन हुआ क्या? अंजू कल रात से बहुत बीमार है। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। दिव्या
अंजू की बात सुनकर बहुत खुश हुई। वो अपने बेंच पर आई। मतलब ये चॉकलेट सही में काम करता है। मतलब अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंजू का काम तो हो गया, अब इन सबकी बारी है। दिव्या ने अपने बैग में से बहुत सारी चॉकलेट निकाली और वापस उन लड़कियों के पास चली गई। सुनो, मुझे पता है कि तुम सब बहुत परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हारी परेशानी कम करने के लिए चॉकलेट्स लाई हूँ। इन्हें मेरी माँ ने घर पर बनाए हैं। तुम सब खाओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, अब मुंह लटकाकर बैठे रहने से भी क्या होगा। और इस काली ने पहली बार कुछ लाया है, तो खाकर देखते हैं। सब लड़कियों ने चॉकलेट्स खाई और अपनी जगहों पर बैठ गईं। अगले दिन अंजू कॉलेज आई। दिव्या ने जब अंजू के चेहरे को देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगी। अंजू का चेहरा दिव्या की तरह काला पड़ गया था। अब कैसा लग रहा है काला रंग? अब चिढ़ाओ मुझे, चिढ़ाओ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये सब तुमने किया है। उस चॉकलेट में जरूर तुमने कुछ मिलाया था और इसलिए मेरी ये हालत हो गई है। अंजू ने दिव्या की कंप्लेंट कॉलेज के प्रिंसिपल को की। प्रिंसिपल ने दिव्या और उसकी माँ को कॉलेज बुलाया। तब तक सारी लड़कियों का रंग काला पड़ चुका था और उसे देखकर दिव्या बहुत खुश थी। ये सब क्या हो रहा है? आपने दिव्या को ऐसी कौन सी चॉकलेट्स बना कर दी है जिससे ये सब हो रहा है? मैंने तो इसे कोई भी चॉकलेट नहीं दी। दिव्या, सर क्या बोल रहे हैं? जवाब दो। सर, ये चॉकलेट मुझे माँ ने नहीं दी थी। फिर किसने दी और क्यों? सर, एक दिन मैं कॉलेज के पीछे रो रही थी क्योंकि ये सब मुझे मेरे काले रंग की वजह से चिढ़ाती थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आया। क्या बात है बेटी? ऐसी सुंदर सुबह के वक्त तुम क्यों रो रही हो? आप कौन हैं? मैं वही हूँ, तुम्हारी समस्या का समाधान करने वाला। मुझे अपनी समस्या बताओ। मुझे मेरे क्लास की सभी लड़कियाँ मेरे काले रंग की वजह से चिढ़ाती हैं और इस बात की मुझे बहुत तकलीफ होती है। ओह, ये बात है। तुम चिंता मत करो, इस बात का समाधान है मेरे पास। मांत्रिक ने काले जादू से बहुत सारी मायावी चॉकलेट्स बनाई और दिव्या को दे दी। ये तुम उन लड़कियों को खिला दो जो तुम्हें चिढ़ाती हैं। बाकी सब काम ये चॉकलेट्स करेंगी। अब तुम जाओ, सब ठीक हो जाएगा। उन्हीं के कहने पर मैंने ये सब किया और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब अब मेरी तरह ही दिखने लगी है। अब कोई मुझे काली कहकर नहीं चिढ़ाएगा। प्रिंसिपल को सारी बात समझ में आ गई। तुम सबको शर्म आनी चाहिए। तुम दिव्या को उसके रंग की वजह से चिढ़ाती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने सही किया, पर तुम लोगों की गलती इसमें ज्यादा है। इस हादसे के बाद प्रिंसिपल ने उस मांत्रिक को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसका कहीं पता नहीं चला। अब वो लड़कियां वैसी की वैसी ही रही, काली। बच्चों, कभी कभी जिंदगी में छोटी छोटी गलतियों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये गलतियां अक्सर लापरवाही से पैदा होती हैं, जिसमें जान भी जा सकती है। ऐसी ही गलती रागिनी ने की थी, जो मध्य प्रदेश के बियाबान जगह पर आदिवासियों के विकास के लिए काम कर रही थी। अचानक उसे फोन आया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, तो जल्दबाजी में ऑनलाइन टिकट बनाने बैठ गई। वो रात अमावस्या की रात थी। टिकट हो गई। टिकट हो जाने से वो खुश थी, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि रात में रेलवे की साइट से टिकट बुक नहीं होती, लेकिन उसकी कंफर्म टिकट बुक हो चुकी थी। चंबल एक्सप्रेस, कोच नंबर X13, टाइम 2 AM। सिर्फ 2 घंटे हैं, मुझे तुरंत निकलना होगा। रागिनी जितनी तेजी से अपना लगेज तैयार कर सकती थी, करके 1 घंटा साइकिल चलाकर स्टेशन पर पहुंच गई। 2 बजने ही वाले थे। ओह गॉड, यहाँ मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं। अगर पापा की तबीयत खराब नहीं हुई होती तो मैं कभी इतनी रात में यहाँ नहीं आती। ये कौन सी ट्रेन खड़ी है? ये तो मेरी ही ट्रेन है, कोच भी मेरा है।
हाँ माँ, ट्रेन मिल गई है। पापा कैसे हैं? ग्रेट। हाँ, मैं 12-1 बजे तक पहुँच जाऊंगी। रखती हूँ माँ, ट्रेन में चढ़ रही हूँ। वाह, सीट का नंबर भी तेरा है। किसी के लिए लकी, किसी के लिए अनलकी। गॉड नोज मेरे लिए क्या होगा। इस बॉगी में तो कोई है ही नहीं। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? छोड़ यार रागिनी, इतने एडवांस दुनिया में दकियानूसी टाइप की कुछ मत सोच। जल्दी से फ्रेश होकर सो जा, वरना पूरा दिन खराब हो जाएगा। आप कौन हैं? मैं रागिनी हूँ। I'm sorry, रागिनी मैं हूँ और ये सीट भी मेरी है। किसी के लिए लकी, किसी के लिए अनलकी। ये सीट नंबर 13 मेरी है और मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। मैं उन्हीं से मिलने अपने घर दिल्ली जा रही हूँ। प्लीज आप जो भी हैं, मेरी शक्ल का मेकअप करके मुझे परेशान मत कीजिए। मैं पहले से ही परेशान और डरी हुई हूँ। ये सब क्या बकवास है? मेरे पापा की तबीयत खराब है और मैं जा रही हूँ दिल्ली। तू सही कह रही है, ये सब बकवास है, लेकिन यही बकवास तेरी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। तुम कौन? ये मैं हूँ। Oh God! बचाओ! बचाओ! इस ट्रेन पर मेरा अधिकार है रागिनी। यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं तुम्हें सुनने वाला। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। बिगाड़ा तो मैंने भी किसी का कुछ नहीं था, लेकिन इस डिब्बे में जब आग लगी थी तो मेरी मदद करने कोई नहीं आया था। मेरा भी परिवार था, मुझे उन लोगों ने उनके पास नहीं पहुंचने दिया। तब से मैं भी किसी को उसके परिवार से मिलने नहीं देती। लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ उसमें मेरी क्या गलती है? बोलो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। तुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। तूने इस डिब्बे में आकर बहुत बड़ी गलती की है। मुझे मारने से पहले ये तो सोच लो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे पेरेंट्स कितने दुखी हुए होंगे। क्या तुम ये चाहती हो कि किसी और के पेरेंट्स भी लगातार इसी तरह दुख में जिए और उनके बच्चे को मारने वाले को वो कोसते रहे और तुम यूं ही भटकती रहो? बोलो, क्या ये खूनी सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? तुम्हारी मौत की कीमत कितने इंसानों की जान है? बोलो, बोलो। एक्सक्यूज मी, हेलो, उठिए उठिए। वो कहाँ है? कौन कहाँ है? नहीं, कुछ नहीं। पर इतनी सुबह तुम यहाँ इस वीरान स्टेशन पर क्या कर रही हो? मेरी ट्रेन थी रात की, चंबल एक्सप्रेस। क्या मैं आपकी टिकट देख सकता हूँ? बच्चे, पहली बात तो चंबल एक्सप्रेस रात में नहीं चलती। वो इस स्टेशन पर दोपहर 2 बजे आती है और बोगी X13 को पिछले 13 साल से ट्रेन में नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि उसमें कविता नाम की एक लड़की शॉर्ट सर्किट की वजह से जलकर मर गई थी। मेरे ख्याल से किसी टेक्निकल एरर के चलते आपकी टिकट पर गलत टाइम और X13 प्रिंट हो गया है। मैं ठीक करवा देता हूँ।
मेरी मर चुकी भावनाओं को जगाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब किसी का फैमिली मेंबर X13 में चढ़कर नहीं मरेगा। मेरे पेरेंट्स भी दिल्ली में रहते हैं, करोल बाग 12/26 में। प्लीज उनसे जाकर एक बार कह देना कि उनकी बेटी उनसे बहुत प्यार करती थी। उनकी कविता। रागिनी ने परेशानी में लापरवाही के साथ टिकट बुक जरूर करवा ली थी, लेकिन किस्मत से आज वो जिंदा है और उसकी वजह से कई और लोग मरने से बच गए। मगर हर किसी की किस्मत रागिनी जैसी बुलंद नहीं होती। आज की हमारी कहानी का आधार है जरूरत से ज्यादा बड़ी महत्वाकांक्षा। कुछ कर गुजरने की, कुछ हासिल करने की महत्वाकांक्षा धरती पर पैदा होने वाले लगभग हर प्राणी के अंदर उफान मारती है। अच्छाई के रास्ते पर चलकर अगर कोई अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करता है तो ऐसे सफल व्यक्ति का इस धरती पर कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अगर अपनी ऊंची महत्वाकांक्षा को हासिल करने के लिए कोई खून बहाने पर उतर आए तो ऐसे व्यक्ति का अंत भयानक होता है। तुम्हें क्या लगता है बॉस ने हम दोनों को एक साथ क्यों बुलाया होगा? परेशान क्यों होते हो भाई? बॉस के पास ही तो जा रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। और भाई राजू, कैसे हो? घर में सब ठीक? जी साहब, सब अच्छे हैं। तुम भी न रवीश, कितनी बार समझाया है मैंने तुम्हें कि चपरासी, लिफ्टमैन, हाउसकीपिंग वालों से बात मत किया करो, तुम्हारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं खाता है। वो और मैं, हम दोनों इंसान हैं समर, और हम दोनों ही अपना अपना काम कर रहे हैं, इसलिए हमें हर इंसान का आदर सम्मान करना चाहिए। आदर सम्मान? अपनी भाषा तो देखो, गांव की किसी गंवार जैसी लग रही है। हाँ बॉस, आपने बुलाया? यस यस माय बॉय, कम इन, अंदर आ जाओ। समर भी आया है ना? यस यस सर, आई एम ऑल्सो इन सर। गुड, आ जाओ, बैठो। क्या बात है सर, आज आप कुछ सीरियस लग रहे हैं? जिंदगी में कभी कभी कुछ फैसले लेने में बहुत मुश्किल होती है। मैं भी इसी मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूं, इसलिए तुम्हें सीरियस दिखाई दे रहा हूं। खैर, आज मैंने इस कंपनी की जिम्मेदारी से फ्री होने का फैसला ले लिया है, और इस थोड़े से समय में तुम दोनों ने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए किसी नए इंसान को हायर करने की बजाय सोचा कि तुम दोनों में से किसी एक को कंपनी का सीईओ बना दूं। लेकिन तुम दोनों में से किसी एक का चुनाव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन किसी एक का ही चुनाव करना जरूरी भी था। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। मैं उम्र और तजुर्बे दोनों में रवीश से बड़ा हूं, मैं ही सीईओ बनूंगा। कल नए सीईओ की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन सब जगह दे दी जाएगी। सो कल से बलराज ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नया सीईओ होगा रवीश। इतने साल इस कंपनी को जिस पोजीशन के लिए दिए, वो पोजीशन इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता मैं, चाहे मुझे इसके लिए रवीश की जान ही क्यों न लेनी पड़े। कॉन्ग्रेचुलेशन सीईओ सर। अरे क्या भाई, वैसे सच कहूं तो ये पोस्ट मुझे नहीं, तुम्हें मिलनी चाहिए थी। तो पोस्ट मुझे दे दो। अरे मजाक कर रहा हूं, चल सेलिब्रेट करते हैं, आज की पार्टी मेरी तरफ से। अरे मगर यूं अचानक मेरी गाड़ी। आजकल लाइफ में बहुत कुछ अचानक हो रहा है। तुम
तुम सीईओ भी तो अचानक ही बन गए, तो ये पार्टी अचानक क्यों नहीं हो सकती? आज सिर्फ तुम और मैं और मेरी याच। जैसा दोस्त का मन। चलो। समर, जैसी उथल पुथल इस समुंदर में आज हो रही है, वैसी ही उथल पुथल आज मुझ में हो रही है। इस पोजीशन पर तो मुझे पहुंचना ही था, मगर यह सब इतनी जल्दी हो जाएगा सोचा नहीं था। वक्त ने मेरी किस्मत बदल दी यार, और मेरी किस्मत पलट दी। ये सब जो तुझे मिला है ना रवीश, वो मेरी किस्मत में था। तूने मुझसे मेरी किस्मत छीनी है। समर, कहना क्या चाहते हो? अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता रवीश, अब करना चाहता हूं, और वो मैं करके ही रहूंगा। समर, तुम कुछ अजीब रिएक्ट कर रहे हो। मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। हम नहीं, सिर्फ तुम जाओगे इस दुनिया से दूर, हमेशा हमेशा के लिए। ये क्या बकवास है समर? मैं तुम्हारे इस घटिया मजाक को नहीं झेल सकता। वापस चलो। इंटरनेशनल कंपटीशन में सेकंड पोजीशन आई थी मेरी। समर की अति महत्वाकांक्षा ने रवीश की खुशी तो छीनी ही, वहीं उसे मारकर उसका यमदूत भी बन गया। हर किसी के साथ प्यार से व्यवहार करने वाले रवीश की मौत ऐसे भी होगी, ये किसी ने तो क्या खुद रवीश ने भी नहीं सोचा था। वो अब मर चुका था। हर जगह तलाश लिया है सर, रवीश का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। लगता है सीईओ की पोस्ट मिलने का पता चलते ही उसने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। कहीं किसी 5 स्टार होटल के रूम में पड़ा होगा शराब पीकर। खैर, वक्त को शायद यही मंजूर था कि सीईओ रवीश नहीं तुम बनो। आर यू श्योर सर? तुम्हें मेरे फैसले पे कोई शक है? नो सर, बिल्कुल नहीं। मेरे कहने का मतलब था कि कल तक का वेट कर लेते हैं। वक्त और बिजनेस किसी के लिए नहीं ठहरता समर। अनाउंसमेंट कल के लिए टाल दो और तैयारी करो। जी सर, थैंक यू। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम। प्रभु की इच्छा लाई है, प्रभु की इच्छा लाई है तुझे मेरे पास। उन्हें भी न्याय चाहिए, तुझे भी न्याय चाहिए। मिलेगा, न्याय मिलेगा। ओम भट। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम भट। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम भट। जा बालक, न्याय कर। न्याय मिलते ही वापस अपनी दुनिया में चले जाना।
देख जॉनी, ये मेरा प्रमोशन डे है। सब कुछ बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, कुछ एवरेज नहीं होना चाहिए, समझा? सीईओ की अनाउंसमेंट है ये, सीईओ की। हाँ ठीक है, रख। रवीश, वो यहां कैसे आ सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हैरान है कि मैं यहां कैसे आ गया? हाँ हाँ, तुम तो मर चुके हो। फिर मरने मारने का हक तेरे पास नहीं है, ऊपर वाले के पास है। उसी ऊपर वाले ने मुझसे कहा कि सिर्फ मेरा ही वक्त पूरा नहीं हुआ है, मेरे दुश्मन दोस्त का भी वक्त पूरा हो गया है, जिसने तुझे अपनी स्वार्थ भरी महत्वाकांक्षा के चलते मार दिया। मेरे परिवार के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। रवीश, रवीश देख, मैंने तेरे साथ गलत किया है, क्योंकि मैं गलत आदमी हूं यार। पर तू तो सही है ना, अच्छा इंसान है यार। मैंने तेरे परिवार के बारे में नहीं सोचा, पर तू तो मेरे परिवार के बारे में सोच। माफ कर दे भाई, माफ कर दे। मैं माफी देने वापस नहीं आया, तुझे साथ ले जाने आया हूं। चल। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं सीईओ बन चुका हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भागता कहाँ है आस्तीन के सांप? तेरा फन कुचलने के लिए ही तो मैं आया हूं। लालच, जलन और स्वार्थ से भरी सभी महत्वाकांक्षाएं हमेशा से बुरी होती हैं। ऐसी महत्वाकांक्षाओं में अक्सर खून की नदियां बहती हैं। अगर आपके दिल में भी साम दाम दंड भेद की नीतियां अपनाकर आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा है तो उसे त्याग दो, वरना आघोरी कभी भी न्याय करवा सकता है।